Good morning, students. So today we are going to start our history part, and from there we are going to start the topic the French Revolution. So it is quite obvious from the name revolution कि फ्रांस कंट्री में जो एक क्रांति हुई थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही वर्ड आपने इंडिया के रिगार्डिंग भी सुना होगा, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, जिसको हिंदी में 1857 की क्रांति कहा जाता है। और उसके बाद लगातार इंडिया में 1947 तक इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए स्ट्रगल चलती रही। सो रिवोल्यूशन किसी कंट्री में क्यों होती है? जैसे हम इंडिया का ही एग्जांपल लें, 1857 में जो पहला स्टेप लिया गया था इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, किसी भी तरह की उनकी डिमांड को नहीं मानते थे। तो इस स्थिति में आके जब लोगों का जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है तो वो क्रांति करना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से हम फ्रांस में हुई क्रांति के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके बैकग्राउंड रीडिंग थोड़ा करते हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ने से पहले एक बैकग्राउंड उसका सेटअप किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789। देखिए ये पॉइंट है जब वो क्रांति हुई है, बिल्कुल पहले वहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया गया है। 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। 14 जुलाई की जो मॉर्निंग थी 1789 में, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जो है माहौल बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं डरे हुए थे। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, एक आतंक का माहौल बना हुआ था। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। अब उस समय पे जो राजा थे वहाँ पर, राजा ने ट्रूप्स यानी कि अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि वो सिटी की तरफ चले जाएं। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। रूमर्स मीन्स अफवाह ऐसी फैला दी गई सिटी के अंदर कि राजा जल्दी ही अपनी सेना को ऑर्डर देने वाला है कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो है गोलियाँ चला दी जाएं। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. वहाँ पर लगभग 7,000 महिलाएं और आदमी इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने डिसाइड किया कि एक पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। पीपल्स मिलिशिया मतलब आम लोगों के द्वारा बनाई गई एक सेना। They broke into a number of government buildings in search of arms. तो उन्होंने सरकार के द्वारा जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उनके अंदर जो है उनको तोड़ना शुरू किया, उनके अंदर घुसना शुरू कर दिया, घुसपैठ करना शुरू की। किस चीज़ की सर्च में? आर्म्स मतलब हथियारों को ढूंढने के लिए उन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स में जो है घुसना शुरू कर दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टिल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। आखिरकार लोगों ने, जो लोग इकट्ठा हुए थे, सैकड़ों जो हज़ारों जो लोग इकट्ठा वहाँ पर हुए थे, उन्होंने ईस्टर्न पार्ट की ओर सिटी के बढ़ना शुरू किया। और जहाँ पर फोर्ट्रेस प्रिजन यानी कि किले के अंदर जिन लोगों को बंदी बनाया गया था, और वो जगह कौन सी थी? बास्तिल। बास्तिल में एक प्रिजन थी, जेल थी, जहाँ पर लोगों को बंदी बनाया गया था। वहाँ पर उन्होंने अटैक किया। वेयर दे होप टू फाइंड अ होर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ पर उन लोगों को आशा थी कि वहाँ पर सरकार के द्वारा एम्यूनिशन यानी कि गोला बारूद, हथियार वहाँ पर जमा किए होंगे, तो वहाँ से उनको प्राप्त करने के लिए वहाँ चले गए। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, उसके बाद जो हथियारों वाली लड़ाई हुई, द कमांडर ऑफ द बास्तिल वॉज किल्ड। बास्तिल की जेल का जो कमांडर था वो मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और वहाँ पर जो कैदी थे उनको रिलीज छोड़ दिया गया। दब दे वर ओनली 7 ऑफ देम, हालांकि वो सिर्फ 7 ही थे, ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं थे जेल के अंदर। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. सभी लोग उस जगह से, बास्तिल से नफरत करते थे क्योंकि बास्तिल एक चीज़ का सिंबल थी, डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डिस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो। राजा की डिस्पोटिक पावर का एक वो सिंबल थी। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब वहाँ पर जो किला था जहाँ पर कैदियों को रखा गया था उसको तोड़ दिया गया और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको मार्केट में बेच दिया गया।
उन लोगों को भेज दिया गया जो कि उसको याद के तौर पर रखना चाहते थे। The days that followed saw more rioting both in Paris and countryside. So उसके बाद आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे विद्रोह देखने को मिले, पेरिस में भी और कंट्री साइड मीन्स देहाती जो गांव वाले एरिया होते हैं उनमें भी। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। सो ज़्यादातर जो लोग हैं प्रोटेस्ट विद्रोह कर रहे थे किस चीज़ के खिलाफ, क्योंकि उस समय पर ब्रेड जो उनका मुख्य भोजन था उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मच लेटर when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. तो हिस्टोरियंस जब उसकी बैकग्राउंड की स्टडी की, उससे पहले वाले सभी इवेंट्स को देखा तो उनको एक एहसास हुआ, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी इवेंट्स की, एक जो उसके बाद बहुत सी एक चेन बनती चली गई और आखिरकार जो उसका अल्टीमेटली क्या हुआ, सबसे अंत में जो वहाँ के राजा थे, फ्रांस के सम्राट थे, उसको फांसी पर लटका दिया गया। द मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि जिन लोगों ने इस विद्रोह को, प्रोटेस्ट को शुरू किया था, उन्होंने यह आशा नहीं की थी। एंटिसिपेट मीन्स किसी भी चीज़ को पहले ही जो है आशा कर रहे ना, किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि राजा को हम फांसी पे लटका सकते हैं। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। तो जब लोगों को यह आशा ही नहीं थी, अनुमान नहीं था कि राजा को इस मुकाम तक हम ला सकते हैं, तो यह कैसे हुआ और क्यों हुआ। सो एक बैकग्राउंड सेट किया गया था। अब हम इन इवेंट्स को बिल्कुल बिगनिंग से स्टडी करेंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी यानी कि 18th सेंचुरी जो होती है 17 के जो हमारे ईयर्स होते हैं, उसके बाद के जो लास्ट का एक पड़ाव होता है, उसमें एक सोसाइटी, समाज का क्या रूप था, किस तरह से वो बटी हुई थी। इन 1774 लुइस द 16 ऑफ द बुर्बो फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। फ्रांस के सिंहासन पर 1774 के ईयर में, 1774 में लुइस द 16 जो किंग का नाम है, उन्होंने जो है अपना राज संभाला। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. सो 20 साल के ही थे और बाद में उन्होंने ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उनके बिल्कुल पड़ोस में ही है, प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी की। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। अब जब राजा सिंहासन पर बैठा, उसने अपने खजाने को चेक किया अपने राज्य के, तो उसको पता लगा कि बिल्कुल खाली हुआ पड़ा था, क्योंकि इससे पहले जो राजा थे लुइस द 15 उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले रखा था, तो इनके लिए उन्होंने खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। क्योंकि फ्रांस बहुत वर्षों से लड़ाइयाँ लड़ता आ रहा था, तो उसके अंदर ही सारा उनका पैसा मोस्टली चला गया। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। और क्या था कि बाकी पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट थी, जो वहाँ पर उनका दरबार था, राज दरबार, वो बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट था। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब फिजूल खर्ची करने वाला, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे। और ये कहाँ पर था, एक बहुत ही भव्य जो पैलेस था वर्साई में। अंडर लुइस द 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब जब लुइस द 16 राजा बने, तो उन्होंने अमेरिका की 13 जो कॉलोनीज थी, 13 जो कॉलोनीज जो कि ब्रिटेन के अंडर में थे, उनको आज़ाद कराने में हेल्प की, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका का भी दुश्मन था और फ्रांस का भी दुश्मन था। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livre टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion livres। सो अब उस राजा ने, जो लुइस द 16 आए हैं, उन्होंने 1 बिलियन लिवरे जो है डेट लिया, उधार लिया इन सभी चीज़ों का खर्चा उठाने के लिए। और पहले ही वो कितना हो चुका था, उससे पहले जो राजा थे उन्होंने 2 बिलियन लिवरेज। लिवरे क्या है, ये वहाँ के जो फ्रांस की है करेंसी है, जैसे हमारी रुपीज़ है यहाँ पर, वहाँ पर लिवरे है। सो प्रोनाउंसिएशन इसकी फ्रेंच के अकॉर्डिंग है, लास्ट वाला एस इसमें नहीं रहेगा, तो लिवरे। सो लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब जो उनको उधार देते थे पैसे, ये उन्होंने और भी ज़्यादा ब्याज जो लेना शुरू कर दिया, 10% इंटरेस्ट उन्होंने लेना शुरू कर दिया। So the French government was obliged
टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। सो जब 10% उन्होंने लोन पे ब्याज लेना शुरू कर दिया था उधार देने वालों ने, तो फ्रांस गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ा कि अपनी कंट्री में लोगों के ऊपर पैसा लगाने की बजाय उन्हें पैसे चुकाने में, ब्याज देने में ही मोस्टली अपना जो बजट है वहाँ पर खर्च करना पड़ा। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब देखिए कंट्री के अंदर काम भी चलाने हैं सारे, जैसे कि जो रेगुलर एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस होते ही हैं, आर्मी को चलाना है, राज दरबार को भी चलाना है, गवर्नमेंट ऑफिस को चलाना है, यूनिवर्सिटीज़ को चलाना है। तो उस समय पर गवर्नमेंट मजबूर हो गई क्योंकि पैसे उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने लोगों पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस, ये जो कदम उठाया गया ये भी पर्याप्त नहीं रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट्स। अब देखिए टैक्स तो लगा दिया गया लोगों के ऊपर, अब टैक्स तो आ जाता सभी से, तो एक बिल्कुल ये जो कदम उठाया गया था सही होता, परंतु उस समय पर जो फ्रांस का समाज था वो 3 भागों में विभाजित था एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। सिर्फ थर्ड जो स्टेट के लोग थे, थर्ड जो कैटेगरी में लोग आते थे वही टैक्स पे करते थे। दिस वॉज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी कौन होते थे? प्रीस्ट, जो कि चर्च के प्रीस्ट होते हैं, सबसे ऊपर उनको मिलता था इम्पोर्टेंस। सेकंड में आते थे नोबिलिटी, उच्च कुल में पैदा हुए लोग, और उसके बाद थर्ड स्टेट में जो बिल्कुल तीसरे जो कैटेगरी में लोग आते थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स एट्सेट्रा। उसके बाद पेजेंट्स एंड आर्टिजन्स, छोटे छोटे किसान या जो छोटे जो आर्टिजन्स हैं, कलाकार लोग होते थे, जो कारीगर। सबसे नीचे जो आते थे स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। सो थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स जो है पे करना पड़ता था। ये सबसे बड़ी उस समय पर प्रॉब्लम थी। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। जो सोसाइटी स्टेट्स में बनी हुई थी, जो ऊपर वाली हमारी 2 कैटेगरीज थी, उनको फ्यूडल सिस्टम के अकॉर्डिंग, फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? सामंत व्यवस्था एक होती थी कि कोई लोग जो है सैनिक के रूप में सहायता, सेना के रूप में राजा को सहायता देते थे, बदले में राजा उनको कुछ ज़मीन दे देता था, उस ज़मीन पे जो भी टैक्स आता था वो उनको मिल जाता था। द टर्म ओल्ड रेगिम इज़ यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। सो जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ओल्ड रेगिम, यानी कि पुराना साम्राज्य, पुराना शासनकाल, ये किस समय के लिए यूज कर रहे हैं? 1789 से पहले का। सो फिगर 2 हमने देख ही लिया है। shows how the system of the state in French society was organized, कि किस तरह से 3 पार्ट में, 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पेजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में लगभग अगर हम काउंट करें तो 90% जो है पेजेंट्स थे, यानी कि जो छोटे किसान होते थे वो थे, श्रमिक लोग। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। अब 90% लोग खेतों में काम करते थे, परंतु वो खेत उनका खुद का नहीं होता था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। 60% जो जगह लैंड जो होता था नोबल्स के पास होता था, यानी कि उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के पास, या फिर चर्च के पास, या फिर रिचर मर्चेंट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में जो ऊपर बिजनेसमैन वगैरह, लॉयर वगैरह थे, ये उनके पास होता था, यानी कि जो छोटे किसान थे उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, इंजॉयड सर्टन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अब फर्स्ट 2 स्टेट्स के जो मेंबर्स होते थे, क्लर्जी यानी कि प्रीस्ट, और नोबिलिटी जो होते थे, उनको जन्म के साथ कुछ विशेष अधिकार मिल जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू द स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका था, जो इनको विशेष अधिकार मिलता था कि इनको सरकार को या फिर स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब नोबल लोगों के पास फ्यूडल प्रिविलेजेस भी होते थे, यानी कि उनको जो चर्च वगैरह होती थी या फिर राजा होता था उनको ज़मीन दे देता था। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, यानी कि राजा जो उनको या फिर जो क्लर्जी जो उनको ज़मीन देता था, उससे जो फ्यूडल ड्यूज यानी कि उससे जो टैक्स मिलता था वो अपने पास ही रखते थे।
Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. अब जो पेजेंट्स होते थे उनको रेंडर सर्विसेज देनी पड़ती थी अपने लॉर्ड को, जो उनके ऊपर उनका मालिक होता था। किस तरह की सर्विसेज, काम करने पड़ते थे उनको? घरों में काम करना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, रास्ते वगैरह रोड्स वगैरह बनाने के लिए उनको उनके लिए काम करना पड़ता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स। अब चर्च भी, अब नोबल लोग हैं जो वो तो टैक्स ले ही रहे हैं पेजेंट से, चर्च भी उनसे टैक्स लेती थी जिसको हम बोलते थे टाइड्स फ्रॉम द पेजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। अब एक स्पेशल टैक्स जो है पेजेंट्स को चर्च को देना पड़ रहा है टाइद के नाम से। दूसरा, थर्ड स्टेट में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सभी को, स्टेट को, इनको गवर्नमेंट को भी देना पड़ रहा है जिसको टाइल बोला गया है। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सोल्ट एंड टोबैको। इसके अलावा प्रतिदिन के जो कि यूज की चीज़ें थी उन पे भी अलग अलग तरह से टैक्स लगते थे, जैसे कि नमक पर, तंबाकू पर, इन तरह की चीज़ों पर भी जो टैक्स लगाए जाते थे। सो इतने टैक्स लगने के बाद अब लोगों का क्या हो गया था, जीवन जीना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया था और उनको संघर्ष करना पड़ा। सो नेक्स्ट टॉपिक विद इन दिस टॉपिक इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि उनको किस तरह से संघर्ष करना पड़ा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715। 1715 में 23 मिलियन फ्रांस की जो है पॉपुलेशन थी और जो बढ़कर 1789 में 28 मिलियन होगी। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये पॉपुलेशन बढ़ी है। अब इसके बढ़ने से क्या हुआ, दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। अब जनसंख्या बढ़ी है तो उसके साथ साथ फूड ग्रेन यानी कि अनाज की भी डिमांड बढ़ रही है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जितनी ज़्यादा उसकी मांग बढ़ रही थी फूड ग्रेन की, उतना ज़्यादा उसको उत्पादन नहीं किया जा रहा था, पैदा नहीं किया जा रहा था। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो अब प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही थी ग्रेन की, अब लोगों का स्टेपल डाइट, स्टेपल मीन्स प्रमुख जो डाइट थी लोगों की यानी कि ब्रेड, तो उसका जो दाम है बढ़ता चला गया। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस। अब बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो मजदूर का काम करते थे वर्कशॉप में अपने मालिक की, तो उनके मालिक ने क्या किया, उनकी तनख्वाह को फिक्स कर दिया कि बढ़ाई नहीं जाएगी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब प्राइस तो बढ़ते जा रहे थे परंतु तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। सो अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ता चला गया। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और जब कभी अकाल पड़ जाता था या फिर ओलावृष्टि हो जाती थी, यानी कि बारिश के साथ ओले गिरने शुरू हो जाने से क्या होता था कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी, तो उससे सिचुएशन और भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती थी। दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो इससे क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, जब आप अपने डेली यूज़ की चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते, आपको जीवन मुश्किल हो जाता है, जब आप उसके योग्य नहीं रहते हैं कि आपको जो हर रोज चीज़ चाहिए वो आप प्राप्त ना कर पाएँ। सो समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेगिम। और इस तरह की सब्सिस्टेंस क्राइसिस यानी कि इस तरह की समस्याएं आम लोगों के जीवन में ओल्ड रेगिम यानी कि 1789 से पहले अक्सर आती रहती थी। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन रहे हैं कि लोगों को जीवन जीने में मुश्किल क्यों आने लगी। सबसे पहले है पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। पॉपुलेशन बढ़ने से फूड ग्रेन के प्राइस बढ़े, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ब्रेड के जो है प्राइस बढ़ते चले गए। ब्रेड के प्राइस तो बढ़े हैं लेकिन लोगों की जो है वेजेस वो नहीं बढ़ी हैं। और उससे और क्या होता था कि कई बार जो है ड्राउट या हेल स्टॉर्म होने से क्या होता था, हार्वेस्ट खराब हो जाती थी, फसल खराब हो जाती थी। तो एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जो लोगों का जीवन बड़ा ही मुश्किल हो गया। सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।